The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आज हम हल कर रहे हैं MPPSC 2022 का क्वेश्चन पेपर, जो कि इसकी एग्ज़ाम आज दोपहर में ही कंडक्ट हुई है 25 सितंबर को। तो इसमें पहले मैं आयुर्वेदा जो पोर्शन है उस पेपर को पहले हल करा रहा हूँ। तो आयुर्वेदा पोर्शन देखते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आयुर्वेदा पोर्शन का पहला क्वेश्चन है। चरक के अनुसार स्नेह द्रव्य उनके अनुपान को सुमेलित करिए। तो हम सभी जानते हैं घृत के बाद में उष्ण जल पिया जाता है, ठीक है। दाल में तेल का तड़का लगता है, तेल का यूज होता है। और बसा जो नॉन वेज है वो बिरयानी बनती है चावल में के साथ, तो बसा का मंड है, ये अपने फंडे हैं। तो पहले का सी होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे का ए होना चाहिए, तो ये जो है बी आंसर, पहले क्वेश्चन का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। पूर्ण नस्य का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो पूर्ण नस्य का वर्णन जो है वो काश्यप ने किया है, काश्यप सिद्धि स्थान अध्याय 4 में। काश्यप सिद्धि स्थान अध्याय 4 में जो है पूर्ण नस्य किसने बताया? काश्यप ने। कर्षण पूर्ण काश्यप के हैं। 53 में आते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार विरेचन के अयोग का लक्षण नहीं है। पीटी का, पीनस, विदा, प्रवाही का। तो प्रवाही का जो है वो लक्षण नहीं होता है विरेचन के अयोग का। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का क्वेश्चन है 18वें अध्याय का, श्लोक नंबर है 38, है ना। वैसे भी प्रवाही का जो है आयोग से नहीं हो सकती है। तो 53 का आंसर जो है वो है डी। फिर आते हैं 54 में। काश्यप के अनुसार अच्छ स्नेह के अयोग्य हैं। तो मृदु कोष्ठ में, छाम में, रात्रि जागरण की सभी, तो सभी जो है वो अच्छ स्नेह के अयोग्य हैं। काश्यप संहिता के सूत्र स्थान के जो 22वां अध्याय है स्नेह का, उसका 52वां श्लोक है, उसमें ये बताया गया है ये सारे जो है मृदु कोष्ठ, छाम, रात्रि जागरण, इन सभी कंडीशन में अच्छ स्नेह जो है नहीं किया जाता है, नहीं दिया जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अपपीड़क घृतपान जो है किस अधारणी वेग के उपद्रव की चिकित्सा है? तो ये मूत्र के धारण करने की चिकित्सा है। चरक में 7वें चैप्टर में धारणी अधारणी वेग बताएं, उसमें मूत्र के वेग की चिकित्सा है। श्लोक नंबर है 7। 56 में आते हैं। अष्टांग संग्रह के अनुसार निम्न में से कौन सा आहार परिणामकर भाव होता है? तो आहार परिणामकर भाव में आते हैं ऊष्मा वायु क्लेद, ऊष्मा वायु क्लेद, स्नेह काल समयोग। तो क्लेद शामिल है ना। अष्टांग संग्रह में इसका वर्णन है, अष्टांग संग्रह, और अपन फिजियोलॉजी के नोट्स में भी इसको पढ़ते हैं। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान का अध्याय 10वें अध्याय का 61वां श्लोक है, क्लेद होता है। चरक संहिता में वर्णित स्वेदोपक कसाय का घटक द्रव्य नहीं। तो ये क्वेश्चन तो पीएससी एग्जाम में पहले भी आया है और अपन ने देखा हुआ है, ओल्ड पेपर जब लगाते तो ये क्वेश्चन मिला था। इसका आंसर है करंज, बदर, पुनर्नबा और तिल, ये सभी जो है स्वेदोपक महाकसाय में होते हैं, करंज नहीं होता है ना। बीएचयू वाले पेपर्स में अपन ने इसको देखा था, बीएचयू में भी आया था ये क्वेश्चन। तो चरक सूत्र अध्याय 14 का 22वां है, स्वेदोपक महाकसाय में करंज नहीं आता है। फिर आओ दंत धावन हेतु तिक्त रस में कौन सी वनस्पति श्रेष्ठ मानी जाती है? तो मधु के मधुर 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 में मधुक है ना, और कसाय में खदिर, कटु में करंज, और तिक्त में नीम जो है वो श्रेष्ठ होती है। ये सुश्रुत संहिता में बताया गया है अनागत वाता प्रतिषेधी अध्याय में, सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 24, श्लोक नंबर है 6। तिक्त रस में श्रेष्ठ दातुन जो है वो नीम की होती है। फिर आते हैं 59 क्वेश्चन। सूतिका में स्नेह के पच जाने के बाद में
ये वागु प्रयोग करने का निर्देश किस आचार्य ने दिया है? तो सूती का रूपों में पहले तो अपन स्नेहन कराते हैं, उसके बाद में स्नेह पच जाता है, तो पिपली के साथ ये वागु का प्रयोग कराते हैं, वो चरक में बताया गया है। इसका आंसर चरक है। चरक शारीर अध्याय 8 का 48 क्वेश्चन नंबर का श्लोक है, तो इसका आंसर है चरक। फिर आओ, आचार्य सुश्रुत ने बाल्यावस्था कितने वर्ष तक मानी? तो सुश्रुत ने बाल्यावस्था जो है वो 16 वर्ष तक मानी है। सुश्रुत के जो 35वां अध्याय है सूत स्थान का, उसका 35वां श्लोक है। 16 वर्ष तक मानते हैं बाल्यावस्था। स्तन रोगों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो रक्त और मांस से होती है। अपना फंडा था राम को होते हैं, आर कैपिटल, ए स्मॉल और एम। तो 61 का आंसर रक्त और मांस है। 62 में आते हैं, अष्टांग के अनुसार स्तन्य का प्रमाण कितना होता है? तो अपन ने स्तन्य की जगह स्तन से याद किया था कि 2 होते हैं संख्या में, 2 अंजलि प्रमाण है। ये जो है 62 का आंसर बी है। फिर आप फ्लैग साइन जो है वो किस में देखने को मिलता है? तो काशियोकर में देखने को मिलता है। बाल जो है काले सफेद, एक जो है ब्लैक कलर हो जाते हैं, और फिर जो है वाइट होते हैं बीच में, ब्लैक वाइट, तो ये झंडे जैसे बन जाते हैं, तो इसलिए उसको फ्लैग साइन कहते हैं। काशियोकर में देखने को मिलता है। 62 का बी, 63 का बी। जन्म के समय नवजात शिशु को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? तो एट बर्थ बीसीजी दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। तो 64 का आंसर जो है बी। शब्दों पे नहीं जाएंगे, टीका नहीं है बीसीजी, ऐसा नहीं, वैक्सीनेशन में सभी आते हैं। फिर आए 65, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कर्ण भेदन संस्कार कितने महीने तक कराया जाता है? तो कर्ण भेदन संस्कार जो है 6वें 7वें महीने में बताया सुश्रुत ने। सुश्रुत का 16वां अध्याय है कर्ण भेदन का, उसमें श्लोक आता है 16वें अध्याय का तीसरा ही श्लोक है। और 6वें 7वें और 8वें महीने में अष्टांग ने यानी बाघभट्ट ने बताया है। शिशु अपनी मात्रा को कितने महीने में पहचानने लगता है? तो 2 महीने में सोशल स्माइल होती है और 3 महीने में रिकोनाइज करने लगता है। तो 66 का आंसर जो है वो बी, 66 का आंसर बी। फिर आओ 67, आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से किसका पर्याय प्रायश्चित कहा गया है? तो भेषज के पर्याय हैं ये सभी। चरक में, चरक का जो चिकित्सा का रसायन का जो पाद स्टार्ट होता है पहले चैप्टर का, उसका तीसरा ही श्लोक है, ये भेषज के पर्याय है। प्रायश्चित पुष्पण प्रगति स्थापना में हूँ। फिर आओ, अभ्रक के किस भेद के निरंतर सेवन करने से साध्य रोग अस्मरी हो जाता है? तो ये तो अपने फंडे का क्वेश्चन है। अस्मरी उछलती है, मेंढक उछलता है, अस्मरी कभी किडनी में रहती, कभी ब्लैडर में रहती, तो ये तो कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है ना। 60 का 8 का आंसर ए है, मंडूक। सारंगधर के अनुसार बसंत ऋतु में अंजन का प्रयोग किस समय कर सकते हैं? तो वजन अपन ने पढ़ाते समय समझाता हूँ कि बसंत ऋतु में बहुत सारे फूल परागकण उड़ते हैं, आंखों में जा सकते हैं, तो आप कभी भी लगा सकते हो। तो 69 का आंसर डी है, सारंगधर में ये इसका वर्णन है। सारंगधर संहिता उत्तरखंड का अध्याय है 13वें का 63 श्लोक है। किसी भी समय प्रयोग करना चाहिए, नोट्स में भी है अपने। क्या मकर ध्वज निर्माण हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मकर ध्वज जो है कूपीपक विधि से बनता है। कूपीपक बनाने में बालू का यंत्र का प्रयोग होगा। तो 70 का आंसर बी है। फिर आते हैं 71 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है रस भागवत द्वारा लिखित है? तो रस भागवत ने रस समुच्चय लिखा है। 71 का सी। किस द्रव्य हेतु चरक में निर्देश किया गया है? हिक्का, श्वास, काश, पास, शूल, हरना, नाम। तो वो पुष्कर मूल होता है, पुष्कर मूल होता है, इंगुला, रेसा, मोसा, है ना। 72 का डी। यदा कुर्वन्ति स कालः यदा यदा ही कालस्य ग्राणी भवति भारतम, ये अपने फंडे का क्वेश्चन है। यदा यदा काल जो है वो महाभारत काल का श्लोक सुनाता हूँ पढ़ाते समय में, यदा यदा ही धर्मस्य, वो महाभारत काल का श्लोक है, ये तो कभी गलत नहीं हो सकता। 73 का आंसर सी है। फिर आओ 74 में सुश्रुत मतलब आचार्य तो नहीं दिया है, ये पूछा है कि स्वरस की शास्त्रोक्त मात्रा कितनी होती है? स्वरस की शास्त्रोक्त मात्रा जो श्लोक आता है वो सारंगधर में चालू होता है आधे पल से, तो वैसे एक पल होती है निष्पीड़ित को छोड़ के, लेकिन श्लोक के हिसाब से आधा पल आंसर यहाँ पर माना ही जाएगा।
आप चाहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, पर श्लोक में है स्वरस गुरुत्वा गुरुवतश्च फलम अर्धम फलम अर्धम प्रयोज्येत। ठीक है, सारंगधर का है, मध्यखंड का, पहले ही अध्याय का 5वां श्लोक। तो यहाँ आधा फल आंसर रहेगा। फिर आओ, अशुद्ध वसनाव के अधिक प्रयोग से मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो अशुद्ध वसनाव के अधिक प्रयोग से मृत्यु का कारण हृदय गतिरोध बताया गया है ना। रसतरंगिणी का श्लोक है, रसशास्त्र की बुक में लिखा रहता है, 24वां जो अध्याय है उसका 18वां श्लोक है। 75 का आंसर ए है। फिर आओ, समन समन स्नेह का सेवन काल है ना। समन स्नेह कब खिलाते हैं? जब भूख लगती है अपन को, है ना, क्योंकि समन में मात्रा ज्यादा रहती है। तो इसका आंसर ए है। क्षुद्र तो अन्नो, खाली पेट होने पर, भूख लगने पर खिलाते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान जो है स्नेह अध्याय का 19वां श्लोक है। फिर आए इसके बाद में 77, चार बस्ती का प्रयोग किस रोग में देने का विधान निर्देश किया गया है? तो चार बस्ती जो है एक मिनट इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है। फिर आते हैं, चार बस्ती किस रोग में देते हैं? तो आम बात में बताइए चक्रदत्त ने। 77 का आंसर सी है। योनि दोष हरम परम किस औसत के संदर्भ में सही है? तो योनि दोष परम हरम जो है वो फलग्रत के लिए कहा गया है। फलग्रत का वर्णन जो है सारंगधर संहिता में आता है। सारंगधर संहिता के जो मध्यखंड है, मध्यखंड में जो 9वां अध्याय है स्नेह का, उसमें 60-90वां श्लोक है फलग्रत का, योनि दोष हरम परम। वैसे भी ये महातीर्थकृत कल्याणकृत जो है ये थोड़ा पुंसवन में चलती है, योनि में नहीं आती कल्याणकृत, है ना। 78 का आंसर ए है। फिर आओ 79, बाल चतुर्भुज चूर्ण के निर्माण में कौन से औषध द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो PAN के पानक करके फॉर्मूला अपना पिपली, अतिविषा, नागरमोथा और कर्कट संगी। तो इसमें शुंठी नहीं होता है। यह आंसर क्या रहेगा? शुंठी नहीं होता है। फिर आते हैं, रक्त शर्करा की कमी का कारण हो सकता है। तो ये क्वेश्चन तो अपन ने उड़ीसा PSC में लगाया हुआ था। उड़ीसा PSC में ये क्वेश्चन आया था। इसका आंसर ऑल है। मलेरिया में भी देखने को मिलता है, एडिशन डिसीज, लिवर फेलियर, इन सब काम में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो 80 का आंसर डी है। फिर आओ 81, जल में डूबने से एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की अवस्था होती है। जल में डूबने की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ता है। ये दोनों ही कथन सही है ना। 81 का आंसर ए है, दोनों कथन सत्य हैं। मर्फी स्ट्राइन, ये भी अपन ने उड़ीसा PSC में देखा था और कई बार BHU में भी आया हुआ है, पुराने एग्जाम का क्वेश्चन है। मर्फी साइन जो है एक्यूट पॉलीसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है। मर्फी ट्राइड अपेंडिक्स का होता है। किस रोग में स्वेदन नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन भी कई बार आया है। तिमिर में स्वेदन नहीं कराते हैं। अर्दित में तो नाड़ी स्वेद होते ही है, खल्ली में उपना होता ही है, स्वरभेद में करते हैं अपन, तो है ना। 83 का आंसर ये है। फिर आओ, गल सुंडी में कौन सा दोष होता है? गल सुंडी ये जो है 18 सोतों में आते हैं चरक में, कफ दोष के कारण होता है गल सुंडी। तो इसका आंसर जो है डी है। चरक सूत्र अध्याय 18 जो है, शोध का जहां वर्णन है वहां 20वां श्लोक है। गल सुंडी जो है कफ के कारण होती है। फिर आओ, योनि विशोधनम किस स्नेह का गुण है? तो तेल योनि विशोधनम अपन तो सेंधवादी तेल करके भी याद रखते थे, तो ये तो सवाल ही नहीं होता है गलत करने का। चरक सूत्र अध्याय 13 में जहाँ स्नेह के गुण दिखे हैं वहां पर लिखा है तेल योनि विशोधनम। निम्नलिखित में कौन सा एक श्लेष्मा यानी कफज क्रमी है? तो
कफ जहाँ होता है उसमें पृथ्वी महाभूत होती, पृथ्वी महाभूत होता है उसमें गंध सुगंध आती, सुगंधिक होता है ना। ससुराद और लेले सौरस ये नहीं होता, सौगंधिक होता है। 86 का आंसर है सी। आचार्य चरक मतानुसार मूत्र कच्छ है संतर्पण जन रोग, अपतर्पण जन रोग की दोनों? तो ये संतर्पण जन रोगों में आता है। चरक सूत्र अध्याय 23 है, संतर्पणी अंतर्पणी अध्याय, 6वां श्लोक है। अपतर्पण में जो है बेड़ मूत्र संग्रह लिखा रहता है, मूत्र कच्छ नहीं लिखा रहता है, बेड़ मूत्र संग्रह लिखा रहता है अपतर्पण में। इसका आंसर सप्त संतर्पण है। 87 का आंसर बी है। फिर आते हैं गैरिक किस रस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो गैरिक जो है वो रस में आता है, गंधक गैरिक। पिया में जल और द्रव का अनुपात कितना होता है? तो पिया और मंड पिया में 1:14 का रेशो होता है। 89 का आंसर बी है। आचार्य चरक के मतानुसार किस ऋतु में नस्य का प्रयोग करना चाहिए? तो प्रावट, शरद और बसंत में नस्य का प्रयोग किया जाता है। किसमें? संशोधन ऋतु में, प्रावट में, बसंत में और शरद में, इन 3 ऋतुओं में नस्य का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? शरद। चरक में जो सूत्र स्थान में जहाँ दिनचर्या का वर्णन है 5वां चैप्टर, उसमें 57 लाइन है, श्लोक है, उसमें ये आता है, शरद में कराते हैं। रसनाथ सर्व धातु नाम रस इत्विदिते निरुक्ति किसके बारे में कही? तो ये भारत के जो है 5 वेद होते हैं उसमें रस के बारे में आता है, लेकिन कंटिन्यूटी में श्लोक की रस उपरस में जो श्रेष्ठ होता है वो रसेंद्र होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंजिंग है, लेकिन आंसर अभी एक मानना होगा तो रसेंद्र आंसर निकलेगा। रस रत्न समुच्चय में हम जाएंगे तो पहले ही अध्याय का 78 श्लोक है, रस उपरस में वो जो है रसेंद्र श्रेष्ठ है, ऐसा करके फिर कंटिन्यूटी में रसेंद्र आ जाता है ना। श्लोक में आता है रसो उपरस राजत्वाद रसेंद्र इति कीर्तता, यानी श्लोक जो चल रहा होता है वो किसके लिए चल रहा होता है? कंटिन्यूटी में रसेंद्र के लिए। तो यहाँ आंसर बी है। फिर और रक्त सरसब सन्निभा, ये तो पोतकी का है, और ये देखो अभी अपन ने सीजीपीएससी का करंट पेपर लगाया था 2022 का, उसमें भी ये क्वेश्चन था। पोतकी का है रक्त सरसब सन्निभा। सिकी वही विचित्र अर्थी, सिकी वही जो है कैसे कलर की होती है? नील कलर की होती है। नीला कलर जो है किसके पास है दुकान? नीले कलर की दुकान पित्त के पास होती है ना। आंसर जो है बी है, पित्तस्थ तिमिर। कर्तव्यम जो है तीक्ष्णम मूर्ध विरेचनम, ये केरला पीएससी में क्वेश्चन आया था, अपन पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्रेमेच सिरोरोग है, चरक का है, ये सुश्रुत का नहीं है, चरक का है। केरला पीएससी में पहले भी आ चुका है। चरक चिकित्सा अध्याय 26 का 183 श्लोक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार नासा रोगों की संख्या, नाक यानी सिलेक्शन की नाक 31 साल में, है ना। 95 का आंसर ये है। कॉर्निया की तीसरी परत कौन सी होती है? तो एपिथीलियम पहली होती है, अपन ने बोला था एपिथीलियम फर्स्ट लेयर होती है, फिर होता है बी सी डी, फिर लास्ट में इंडो, 5 होती हैं इंडो। तो बी यानी बोमन्स जो है सेकेंड और स्ट्रोमा जो है वो तीसरी है। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा? जो है सी आंसर। कॉर्नियल स्ट्रोमा कहते हैं, मतलब एस छोड़ के ऐसा मत सोचना कि अरे एस तो आ गया, एस का मतलब क्रोनियल, कॉर्नियल स्ट्रोमा कहते हैं उसको। फिर आए 97, आचार्य सुश्रुत के अनुसार दीपिका तेल का रोगाधिकार है। तो दीपिका तेल जो है वो कर्णशूल में काम में आता है। 97 का आंसर डी है। कोलास्थि मात्रम ग्रंथि किस रोग में उत्पन्न होती है? टुंडिकेरी, गिलायु, गिलायु में तो आमलक रहती है, कंठ सालुक में होती है कोलास्थि, है ना। तो यहाँ पर आंसर सी है 97 का, कंठ सालुक। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दंत हर्ष में कौन सा दोष होता है? तो अपन एक फंडा में ऐसा बोलता है, हर्ष की योनि कौन है? एक साथ 2 क्वेश्चन याद होते हैं। हर्ष की योनि किसको बोला गया है? वायु को बोला गया है ना, वात। दंत हर्ष में वात दोष होता है। आचार्य चरक के अनुसार कालक चूर्ण का प्रयोग किस रोग में करते हैं? वैसे काला दंत मंजन होता है, लेकिन कालक में यहाँ पर सभी में काम में आता है। दंत अस्य गल, ऐसा श्लोक आता है, दंत अस्य गल।
तो इसका आंसर ऑल है। चरक जो है चिकित्सा अध्याय 26 जो है उसमें इसका वर्णन आता है। 26 में अध्याय का 196 श्लोक है। फिर और रक्त पित्त प्रमेय हगनम परम ब्रस्य रसायनम, तो पहले भी श्लोक पूछा गया है, पंजाब पीएससी का क्वेश्चन है, पुराने पेपर्स में हमने लगाया हुआ है, और इसका आंसर जो है ई निकलेगा, क्योंकि ऑप्शंस में तो कोई नहीं है। आंवला होता है। पिट्रोकार्पस मार्सुपियम जो है वो बीजक है ना, बीजक तो नहीं होता है, बीजक नहीं होता है। ठीक है, भूमि अमलकी है, ये टाइप है भूमि अमलकी का। नीरी नी, फाइलेंथस नीरी होता है। वैसे चेबुला जो है विवितक है, और मोवर्ण्य चिरायंता जो है वो किरातिक थे, तो वो भी नहीं होता है। इसका आंसर, सही आंसर क्या है? इम्बेलिया, एम्बेलिका ऑफिशिनेलिस, है ना। ये क्वेश्चन पंजाब पीएससी में आया हुआ है, भाव प्रकाश का रेफरेंस है श्लोक का। तो ये क्वेश्चन हो गया रद्द, आंसर सही नहीं है। अब इसके नंबर मिलेंगे सभी को, इसमें आंसर सही ये है। फिर आए सिरोविरेचा नाम, सिरोवेचन में प्रत्येक पुष्पा सिरोवेचा नाम, वाइटस निर्गुंडो निर्गुंडी होती है, मायरा नागी कटफल होता है, मिलियरीश बिडेंग होता है, एचिरंता स्पेरा होता है, अपामार्ग, अपामार्ग को ही कहते हैं अपन प्रत्येक पुष्पा, है ना। ये श्रेष्ठ है। फिर आओ टी ऑफ सेरो, ये 2-3 क्वेश्चन तो मैंने कल की क्लास में ही पढ़ाए थे, कल के आ भी गए, है ना। नेक्टेंथस अर्बोरस टी ऑफ सेरो कहते हैं, दुख का वृक्ष होता है पारिजात, क्योंकि पारिजात के फूल रात में खिलते हैं और सुबह झड़ जाते हैं। क्यों रोते हैं पारिजात के फूल, इसका वीडियो भी बनाया हमने। तो ये क्वेश्चन तो कल की क्लास में भी डिस्कस हुआ था। टी ऑफ सेरो पारिजात है। फिर आओ सतम च पंच द्रव्याणाम त्रिसप्तयो उत्क्रम मध्यम, तो ये पुरानी पीएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि सुश्रुत संहिता में कितने द्रव्यों का वर्णन किया गया है, जो है कितने द्रव्य बताए गए हैं, है ना। तो ये अपन ने पहले ही देखा हुआ था कि 573 द्रव्य सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में बताए गए हैं। तो इसका आंसर सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता का श्लोक है ये, सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 66 का 8वां। इसका मतलब है 573 द्रव्य जो है वो सुश्रुत में वर्णित है। ये क्वेश्चन पहले भी पुराने एग्जाम्स लगाते समय मिला हुआ है। फिर आओ, यूस्टेरिन एल्कोलाइड जो है वो किससे मिलता है? आर्क से मिलता है, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, आर्क चीर में पाया जाता है। 105 का आंसर बी है। फिर आए आचार चरक के अनुसार स्नोई चीर का जो है संग्रह कब करना चाहिए? तो शिशिर ऋतु में 2 से 3 साल पुराने वृक्ष से किया जाता है। ये क्वेश्चन कल्पिस्तान में दिया है ना। 2 से 3 साल पुराने वृक्ष से किया जाता है शिशिर ऋतु में। तो 106 का आंसर सी है। फिर आओ, नक्तंधानाम प्रशस्ति, ये क्वेश्चन तो उत्तराखंड पीएससी पीजी में भी आया है, और अपन पहले भी इसको हल कर चुके हैं, और ये तो नोट्स में शुरू से है, मैंने खुद छांटा है इसको, छांटे हुए 15 साल 16 साल हो गए, अब जाके आने लग गया है। तो सुश्रुत सूत्र अध्याय 46 का है, ये श्लोक नंबर है 282। अगस्त के जो है पुष्प नक्तंध्यानाम खाए गए। फिर आओ, ये तो कल की क्लास हो रही थी उसमें ये डिस्कस हुआ था क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी रहते हैं। तो घनसार जो है वो है कैम्बी सिनेमोमम कैम्फोरा कर्पूर, और पीसार होता है जो है बीजक, गंधसार होता है चंदन, ठीक है ये चंदन है, गंधसार चंदन, और रक्तसार है अकेसिया कटेचु खरीद। तो घनसार, पहला घनसार है, घनसार होता है कपूर सिन्निफोर्मा कैम्फोरा, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए,
डी आंसर सही है ना, डी आंसर जो है वो सही। फिर आते हैं गते पुराणे रजसे नवे चस्ते शुद्ध स्नाता स्त्रियम, है ना, का वर्णन किस आचार्य ने किया है, तो चरक ने किया है, ऋतुमती के लिए है। फिर और ना स्पंदते, स्पंदन ना होना वो लीन गर्भ का लक्षण है। लीन गर्भ का श्लोक होता है गर्भः प्रासुप्तो ना स्पंदते। एक 111 निम्न में से कौन सा योनि व्यापक अनुक्रमय होता है, चिकित्सा के योग नहीं होता है, बस आंसर सी है, संडी। अंजन के चार भेदों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो अंजन के चार भेद चरक सुश्रुत ने तो नहीं किए, 220 अंजन रसंजन है, अष्टांग संग्रह में है, इसका आंसर सी है ना, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 32 का श्लोक नंबर है 7, है ना। तत्रु लेखनम रोपणम कौन कौन से होते हैं, तत्रु लेखनम रोपणम स्नेहनम प्रसादनम इति मिति चतुर्वेदम भवति। फिर आते हैं यो निर्गच्छ एक सिरो उपजा, तो एक बीज काफी है, तो फंडे का क्वेश्चन है, एक बीज बीजक का होता है। फिर आओ क्षीर घृत मिश्रित यवागु का सेवन गर्भणी स्त्री को किस माह में करना चाहिए, तो 8वें महीने में यवागु बताया, चरक का श्लोक है ये, चरक के हिसाब से पूछा है। ऋतु क्षेत्र अंबु, है ना, किसके जो है घट और बीज किसके घटक द्रव्य हैं, तो गर्भोत्पत्ति के घटक द्रव्य हैं, गर्भोदक भाव कहते हैं, गर्भोत्पत्ति में आते हैं ये सभी। 115 का आंसर बी है। 10 मासम गर्भवासा, प्रसव काल 10 महीने किसने बताया, चरक, चरक में तो नहीं है ना, काश्यप में आता है 10 महीने का, क्या काश्यप संहिता का श्लोक है ये, काश्यप संहिता सारी पहले का दूसरा ही श्लोक है। 10 महीने का जो है गर्भकाल काश्यप ने बताया, इसलिए 10 महीने बाद गुलम की चिकित्सा की जाती है, वो भी अपन पढ़ते हैं। आचार्य चरक के अनुसार मध्य में कितने गुण पाए जाते हैं, तो मध्य में 10 गुण पाए जाते हैं, जो उसके गुणों के विपरीत होते हैं, चरक चिकित्सा अध्याय 24 में पढ़ते हैं, मदार्थ में अपन। फिर आए 118 निम्नलिखित में से रदित सर्पदंश के लक्षण हैं, है ना, रदित, सर्पित, रदित और निर्विष ऐसे करके पढ़ते हैं, तो गहरा निशान होना, गहरा निशान तो सर्पित छोड़ता है, सांप गहरा निशान छोड़ता है, जिसमें सूजन नहीं होती है, अल्प रक्त की दृष्टि होती है, वो होते हैं निर्विष। इसका आंसर ना ने जाना, इसमें से कोई नहीं है, ये कहाँ से आया है, सुश्रुत कल्प अध्याय 4 का श्लोक देख सकते हैं आप, नीली पीली रेखाएं आती है, वो होता है रदित, है ना, तो इसमें रेखाओं का तो नाम ही नहीं है। फिर आप प्रथम श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कितने रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, तो नए नियम के अनुसार 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। फिर आते 120 जिसे देखकर जगत के सभी प्राणी विषाद को प्राप्त हुए, उसे विष की संज्ञा दी गई है, इसके आचार्य का कथन है, चरक में नहीं है ऐसा, सुश्रुत में नहीं है, भागवत में नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन सबसे सरल हो गया, तीनों संहिता अपन ने पढ़ रखी, चरक सुश्रुत भागवत का नहीं है, तो किसका है, आचार्य सदानंद शर्मा, यानी कहने का मतलब रस तरंगिणी का है, इनने रस तरंगिणी लिखी है, रस तरंगिणी अध्याय 24 का श्लोक नंबर है पहला ही, है ना, तो ये सदानंद शर्मा आंसर है, रस तरंगिणी मतलब रस तरंगिणी ने बताया। रस शास्त्र की जो बुक पढ़ते हैं उसकी पहली लाइन यहीं से चालू होती है, विष वर्ग की। फिर आओ 221 हृदयम ताम्रति किसके क्षय का लक्षण है, तो हृदय क्लोज छोड़ के हृदय सूल, हृदयम ताम्रति सब रस क्षय के लक्षण होते हैं, इसका आंसर है रस क्षय। पक्षवद ग्रह अपतानक अर्दित प्रभस्ति किस रस के अधिक सेवन करने से होते हैं, तो कसाय रस के सेवन करने से होते हैं, कसाय का काम है स्तंभन करना।
चरकसूत अध्याय जो 26 आत्रेयवध का भी अध्याय, उसमें आता है, ये 43 नंबर श्लोक है। आचार्य सुश्रुत मतानुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ना? तो श्लेष्मा के क्षय में संधि सेतिल होता है, सही है। शोणित क्षय धम में धमनी सेतिल होता है, ये गलत है ना? ये तो गलत है, क्योंकि धमनी सेतिल जो है वो मांस क्षय का होता है, अपना फंडा है, मांस खाने में नॉनवेज में धमनी खर्च होता है। इसका 123 का आंसर बी है, सही नहीं बताना है तो बी। एमटीपी एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 1971 में आया था। 124 का सी। गुद भ्रंश किस रोग में होने वाला है? गुद मर्म में आता है, मर्म जो है मध्यम रोग मार्ग में आते हैं, है ना? अस्थि संधि मर्म जो है मध्यम रोग मार्ग में आते हैं। चरक सूत अध्याय 11 त्रिअश्विनी अध्याय में 3 प्रकार के रोग मार्ग बताए गए, वहां पर ही आता है। गुद भ्रंश जो है इसका आंसर बी है, मध्यम रोग मार्ग। फिर अब बात दोष अनुपूर्वी चिकित्सा किसमें की जाती है ना? तो इसमें सन्निपात ज्वर में तो कफ स्थान अनुपूर्वा की जाती है ना? और इसमें भी कफ स्थान अनुपूर्वा की जाती है। तो यहाँ पर सन्निपातज अतिसार सही है, उसमें पहले वात दोष की चिकित्सा की जाती है। 126 का आंसर बी है। फिर आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा भेद क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत आता है? कांकड़क महाकुष्ठ है, एक कुष्ठ क्षुद्र कुष्ठ है ना? एक कुष्ठ महाकुष्ठ क्षुद्र कुष्ठ में आते हैं, तो 127 का बी। आचार्य चरक के अनुसार पिपली वर्धमान रसायन में प्रयुक्त कुल पिपलियों की संख्या जो है वो 1000 बताई गई है ना? सहस्र, 1000 पिपलियां। निम्न में से नव ज्वर में किसका निषेध नहीं है? लंघन का, है ना? दिवा स्वप्न का, स्नान का, कि कसाय पान का? तो नव ज्वर में दिवा स्वप्न का मना है, क्रोध का है, कसाय का मना हुआ है, और लंघन तो ज्वर की चिकित्सा होती है, लंघन का मना नहीं है, लंघन करना चाहिए। ज्वर के आदमी में लंघन ही कराया जाता है, तो लंघन नहीं बोला है, लंघन करा सकते हैं। दिवा स्वप्नम स्नान अभ्यंग अंग अन्न मैथुनम, अन्न खाने का मना किया है, कसाय च विवर्जित, तो यहाँ पर लंघन का निषेध नहीं है, आंसर जो है वो ए है। फिर आओ 130 संजीवनी बटिका में उपयोगी मात्रा के हिसाब से कौन सा कथन सही है? तो एका अजीर्ण गुलमेसु, एक अजीर्ण गुल में, द्वितीय विसूचिकाम, तृतीय सर्पदंष्टे, चतुर्थी सन्निपात के, तो पहला ही सही है। एक अजीर्ण गुल में देते हैं, 2 विसूचिका में देते हैं, 3 सांप के दंष्ट करने पर देते हैं, और 4 सन्निपात ज्वर में देते हैं। फिर आए निम्न औसत भस्म पित्त ज्वर और जीर्ण ज्वर में उपयोगी है। शंख भस्म नहीं, वो तो उसमें आती है यौवन पिंडिका में। गोदंती, कपर्दिका, स्वर्णमाक्षी, गोदंती देते हैं ज्वर में, तो यहाँ आंसर गोदंती भस्म है। रसतरंगिणी में इसका उल्लेख आया, रसतरंगिणी का 11वां अध्याय है, उसका 241वां श्लोक है। पित्त ज्वर और जीर्ण ज्वर में गोदंती यूज होती है। फिर अभ्यसर रत्नावली में 10 मूलारिष्ट का रोग कौन से रोग उसमें वर्णित किया गया? निम्न में से किसके रोग अधिकार के अंतर्गत वर्णित किया गया? तो ये भी पीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना, बाजीगर में बताया गया है। श्लोक में भी आता है, अखिलो 10 मूलाख्यो शुक्र बलप्रद, है ना? फलश्रुति में आता है शुक्र बलप्रदा, लास्ट लाइन ये होती है 10 मूलारिष्ट की भैंसा रत्नावली में, इसलिए बाजीकरण में आया। फिर आगुंतुष उन्माद की चिकित्सा है अगध धारण, अगध का तो कोई लेना देना नहीं है आगुंतुष से। सिद्ध मंत औषधि का प्रयोग, बिल्कुल सही। सत्य आचरण, ये तो शब्द नहीं आया, तो सिद्ध मंत औषधि सही आंसर है। फिर और जल चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो सीजीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, सीजीपीएससी 2008 में भी आया है, लुई क्विने है जल चिकित्सा के जनक।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय है, भारत में उसकी एक क्षेत्रीय इकाई है। रेबीज किस प्रकार का संक्रामक रोग है? तो पशु से जाता है मनुष्य में, तो ऐसे रोगों को जोनोटिक कहते हैं। 136 का आंसर सी है। बेरी बेरी व्याधि किस विटामिन की कमी से होती है? तो बेरी बेरी जो है विटामिन B1 यानी कि थायामीन की कमी से जो है होने वाला रोग है। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद क्या है ना? प्रथम पाद जो है वो समाधि होता है। प्रथम पहले नंबर पे समाधि आता है, दूसरे नंबर पे साधन आता है, तीसरे नंबर पे विभूति आता है और चौथे नंबर पे केलेव्य आता है। तो यहाँ पर आंसर है समाधि। पहला ही पाद जो है वो समाधि। फिर और जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी, 12 अप्रैल। ज्यादातर जो है वो अप्रैल में ही होंगी, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष से कोई योजना चालू होती है ना। सितंबर अप्रैल में अगर कंफ्यूज हो रहा है तो अप्रैल ही आंसर लगना है। नए वित्तीय वर्ष से योजनाएं चालू होती हैं। फिर और सोप की चिकित्सा नहीं करने से होता है? सोप कच्चे साध हो जाता है, उसमें पाक की उत्पत्ति हो जाती है, दोष अवगाढ़ हो जाते हैं कि सभी? तो इसका आंसर ऑल है। सुश्रुत में इसका उल्लेख आता है, सुश्रुत सूत्र अध्याय 17 का 19वां श्लोक है। तो इसका आंसर 140 का डी है। अग्निकर्म में सिरा दग्ध स्नायु दग्ध, सिरा स्नायु इकट्ठे ही पढ़ते हैं अपन। उसमें स्राव की वृद्धि होना, त्वक संकोच तो उसका होता है त्वचा का। कपोत बढ़ता मांस का होता है। श्राव सन्निरोध होता है सिरा स्नायु दग्ध का, है ना। सूत सूत स्थान 12 जो अग्निकर्म का चैप्टर उसमें इसका आता है। 141 का सी। निम्न में से कौन सा टीका लाइव वैक्सीन होता है? लाइव वो होता है जिसका टाइम फिक्स होता है, जैसे आज मैच आना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो टाइम फिक्स है। तो टाइम फिक्स है बीसीजी। बीसीजी एट बर्थ, है ना, एक लाइन लिखी रहती है बीसीजी एट बर्थ, जन्म के समय ही लगता है। तो डी आंसर सही है, फंडा है अपना एट बर्थ। फिर और यदि संधान स्कंदन और पाचन उपायों से रक्तस्राव बंद ना हो तो क्या करना चाहिए? कोट्राइजेशन कराना चाहिए, नहीं सिरा वो अग्नि दग्ध कराना चाहिए, कोट्राइजेशन करना चाहिए। 143 का आंसर जो है डी है। फिर और सुश्रुत संहिता के अनुसार अग्नि, क्षार, अंगुली और बाल ये काय में आते हैं? उपयंत में, शस्त्र में, अनुशस्त्र में? तो दोनों में आते हैं, उपयंत में भी आते हैं, अनुशस्त्र में भी आते हैं। तो आंसर क्या है? डी, ए और सी दोनों ही सही हैं। फिर आप पित्तज व्रण में किस प्रकार का बंध बांधना चाहिए? तो पित्तज में अवगाढ़ की जगह शिथिल, शिथिल की जगह जो है ना, सम, सम की जगह जो है शिथिल बंध बांधना चाहिए, ऐसा लिखा रहता है। और अष्टांग हृदय में अष्टांग संग्रह में पित्ते रखते शिथिल लिखा रहता है। तो ये दो आंसर तो नहीं है सही इसमें, ये इनमें से जो स्पष्टता नहीं है, पर अगर एक चुनना होगा तो सुश्रुत के हिसाब से ये शिथिल निकलेगा, है ना। शिथिल आंसर है ना, पहला गार्ड की जगह शिथिल बांधते हैं ये आता है ना। और ये भी सही है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, ये मतलब है ना, चुनौती दी जा सकती है इसको, थोड़ा सा स्पष्ट आंसर नहीं बनता है इसका। फिर और शस्त्र गम के व्यापक में समाविष्ट नहीं है? तो पुनः पुनः छीन, अतिरिक्त तिर्यक ये आता है, पुनः पुनः छेदन नहीं आता है। तो है ना, स्वाघात छेदन आता है इसके, वो 140 का आंसर बी है। फिर और निम्नलिखित में से सत्य कथन है? बुद्ध वंश में यंत्र की सहायता के बिना क्षार और अग्निकर्म करना चाहिए, सहज चिकित्सा दोषानुसार करना चाहिए। सहज सहज अर्थ तो पित्या के हैं, तो दोषानुसार चिकित्सा नहीं होगी, ये गलत है। ये भी गलत है, ये पहले ही सही है केवल, है ना। सुश्रुत में इसका उल्लेख आता है, नोट्स में भी है सुश्रुत चिकित्सा, 6वें का 8वां है कि भ्रष्ट बुद्ध में बिना क्षारकम के ही अग्नि वो जो है बिना यंत्र के ही क्षारकम का प्रयोग करना चाहिए। ग्रंथि और वो दोनों के प्रकार में आता है, वातज, पित्तज, कफज, मेदोज दोनों में ही आता है, और दोनों की चिकित्सा एक जैसी ही बताई है सुश्रुत में, ये भी लिखा हुआ है सुश्रुत में। सुश्रुत निदान 11 का 15वां ऑल आंसर है।
फिर आओ भगंदर चिकित्सा में शंभु का अर्तोत्सल निर्मित भगंदर असाध्य है, सही है। उष्णगिरी में, क्योंकि उष्णगिरी पित्तज होता है तो अग्निकर्म नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। परिसावी भगंदर में छेदन करते हैं, है ना, चंद्राकार अर्धचंद्राकार खजूर पत्रक, और उसके बाद में अग्निकर्म क्षारकर्म करते हैं, ये भी सही है। तो ऑल आंसर है इसका, ये सारे सही है ना। सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 8 में ये सारी चीजें दी हैं। फिर और निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा में चिकित्सा में प्रयोग करने वाले योग नाड़ी यंत्र कैसा होना चाहिए। नाड़ी यंत्र का प्रयोग वर्जित है, ये गलत है। करते हैं मुख रहित नहीं, दोनों तरफ मुख वाला करते हैं, ये सही आंसर है। तो 150 का आंसर जो है दोनों तरफ मुख वाला करते हैं, उभय मुख वाला। नोट्स में भी दिया है। सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 20 का 143 है ना। ये था MPPSC 2022 आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर पेपर का आयुर्वेद पोर्शन का हल। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के आंसर। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।